तो हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th का चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। हमने बहुत सारी चीज़ें जो थी लास्ट वीडियोस में पढ़ ली हैं, जैसे कि हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ी मेटल्स की, केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ी और यूजेस पढ़े, और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सॉल्यूशन भी पढ़ा जिसको हम एक्वारीजिया कहते हैं। तो अभी तक अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी है तो आपको हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में वो वीडियोस मिल जाएंगे, आप जाके वो भी वीडियोस देख सकते हैं। तो चलिए अभी हम स्टार्ट करते हैं हमारा एक न्यू टॉपिक जो हमको पढ़ना है बेसिकली, जो कि है हमारे पास बॉन्ड। ठीक है, तो देखिए बॉन्ड के बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले तो मेनली हम समझ लेते हैं कि बॉन्ड होता क्या है। तो आपने अगर 9th क्लास में पढ़ा हो फर्स्ट चैप्टर, उसमें हमने पढ़ा था कि जो भी हमारे पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में एक अट्रैक्शन फोर्स होता है। ठीक है, तो उन्हीं अट्रैक्शन फोर्स को जो है हम एक नया नाम देंगे जिसको हम क्या कहेंगे, बॉन्ड। ठीक है, तो जो भी हमारे पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं, वो किसके द्वारा जुड़े होते हैं, बॉन्ड के द्वारा। तो आप सिंपली ये लिख सकते हो कि बॉन्ड इज अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन द पार्टिकल्स। ठीक है, ऐसे करके आप लिख सकते हो, अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ मैटर। ठीक है, कोई भी हमारे पास मैटर है तो उसके बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स होगा उसको हम बॉन्ड कहेंगे। बॉन्ड के टाइप्स पढ़ेंगे, बहुत सारे टाइप्स ऑफ बॉन्ड होते हैं, जैसे कि हमारा मेटालिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, आयोनिक बॉन्ड, ऐसी हाइड्रोजन बॉन्ड, से बहुत सारे बॉन्ड होते हैं। पर हमको जो मेन बॉन्ड्स पढ़ने हैं वो है हमारा आयोनिक बॉन्ड और कोवेलेंट बॉन्ड। तो आपने अभी सिंपली ये समझा कि बॉन्ड क्या होता है, तो अट्रैक्शन फोर्स होता है बिटवीन द पार्टिकल। ठीक है, तो पार्टिकल्स के बीच में अट्रैक्शन फोर्स होता है, इसको हम बॉन्ड कहेंगे। अब देखिए सबसे पहले हम समझते हैं कि अट्रैक्शन फोर्स होता क्यों है। ठीक है, क्यों वो एक दूसरे के साथ कंबाइन हो जाते हैं, कैसे वो एक दूसरे के साथ कंबाइन होते हैं। ठीक है, इस चीज को हम थोड़ा डीपली समझेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे जो पढ़ने जा रहे हैं वो होता है हमारा ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट रूल, ठीक है, ऑक्टेट रूल को हम समझते हैं। जैसे कि हुआ क्या कि बहुत सारे ऐसे पार्टिकल होते हैं जो फ्री स्टेट में मिलते हैं। फ्री स्टेट का मतलब वो किसी दूसरे के साथ कंबाइन होके नहीं मिलते, और बहुत सारे ऐसे पार्टिकल्स हैं जो दूसरों के साथ कंबाइन होके मिलते हैं। जैसे एग्जांपल अगर मैं बताऊं तो आपको हीलियम गैस जो होती है उनके पार्टिकल्स अलग अलग होते हैं। ठीक है, और वहीं पे अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं NaCl यानी सोडियम क्लोराइड, तो उसमें Na और Cl दोनों एक साथ कंबाइन हो रखे हैं। तो यानी अगर आप सोडियम को सर्च करेंगे अपने एनवायरनमेंट में तो वो आपको किस फॉर्म में मिलेगा, तो NaCl की फॉर्म में मिलेगा। तो उसमें Na भी है और Cl भी है, और उनके बीच में क्या है, अट्रैक्शन फोर्स, जिसको हम क्या नाम देंगे, बॉन्ड है उनके बीच में। ठीक है, तो ऑक्टेट रूल देखिए समझिए क्या होता है कि साइंटिस्टों ने जब सर्च करा कि हमारे आसपास जो मैटर्स हैं, कौन से ऐसे मैटर हैं जो फ्री स्टेट में है। ठीक है, फ्री स्टेट का मतलब क्या है कि वो किसी के साथ कंबाइन नहीं हो रखे, और कौन से ऐसे मैटर है जो कि कंबाइन स्टेट में। ठीक है, तो इस चीज को जब उन्होंने सर्च करा तो उनको एक बहुत ही अजीब सा पैटर्न देखने को मिला। उनको क्या देखने को मिला, जैसे कुछ गैसेस थी, जैसे हीलियम हो गया, नियॉन हो गया, आर्गन हो गया, क्रेप्टॉन हो गया, जियोन हो गया। तो ये कुछ ऐसी गैसेस थी जो कि फ्री स्टेट में पाई जाती थी। ठीक है, जिनको उन्होंने एक नाम दिया जिसको हम नोबल गैस के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो नोबल गैसेस थी, नोबल गैसेस जो कि हमारी क्या थी, फ्री स्टेट में पाई जाती थी। जैसे कि एग्जांपल देखिए, हीलियम, नियॉन, आर्गन। ठीक है, तीन एग्जांपल ले लेते हैं क्योंकि ये तीनों के तीनों आपने पढ़ भी रखे हैं अपनी जो सीरीज होती है उसके अंदर। तो देखिए सिंपली हीलियम, नियॉन, आर्गन कुछ ऐसी गैसेस थी जो कि हमको फ्री स्टेट में मिलती थी। जब इनके बारे में पता लगाया गया तो इनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स देखे गए, प्रोटॉन्स देखे गए, इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया गया। तो जब आपका इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे, ड्यूरेशन, ठीक, तो जब आप इनका कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो जैसे KLMN सेल्स में इलेक्ट्रॉन्स को डिस्ट्रीब्यूट करना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहलाता है। तो हीलियम 2 नंबर पे आता है, 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। नियॉन जो होता है वो हमारा 10 पे आता है। ऐसी आर्गन जो होता है वो 18 पे आता है। तो 18 इलेक्ट्रॉन्स, 10 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो इसमें देखिए K में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स फिल कर सकते हैं। ऐसी आप नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपने 9th क्लास में पढ़ रखी होगी। तो देखिए नियॉन जो है उसके लिए हम लिख देते हैं 28, ऐसे इसके लिए लिखे तो 288। ठीक है, तो यहाँ पे आपको एक अलग सा पैटर्न देखने को मिलेगा जो कि साइंटिस्ट को मिला। साइंटिस्ट ने क्या देखा कि वो पार्टिकल्स, वो एलिमेंट्स फ्री स्टेट में है जिनके आखिरी शेल के इलेक्ट्रॉन जो है वो कंप्लीटली फिल्ड है। जैसे के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं, 2, एल में 8,
M में 8 और N में 18, अभी तक जो हमने पढ़ा है 9th क्लास तक। तो देखिए हीलियम में कितने इलेक्ट्रॉन, के शेल में 2 चाहिए, 2 कंप्लीटली फिल्ड है। यहाँ पे देखिए नियॉन में आखिरी शेल के इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली फिल्ड है, 8 चाहिए होते हैं, 8 के 8 हैं। ऐसे देखिए आर्गन 8 चाहिए, 8 के 8 हैं। तो देखिए उन्होंने एक सिंपल सा रूल क्या बताया कि वो पार्टिकल्स फ्री स्टेट में होंगे जिनके आखिरी शेल के इलेक्ट्रॉन जो हैं वो कंप्लीटली फिल्ड होंगे, जिसको उन्होंने ऑक्टेट रूल के नाम से एक रूल बनाया। ऑक्टेट का मतलब होता है 8 से रिलेटेड। तो देखिए सबों के आखिरी में 8 है। हीलियम इसमें एक्सेप्शन कह सकते हो आप, क्योंकि हीलियम में जो है सिर्फ आखिरी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, बाकी सबों में जो जो फ्री स्टेट में पाए जाएंगे उनके आखिरी शेल में क्या होता है, 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए प्रॉब्लम क्या आई। प्रॉब्लम आई, जैसे सोडियम का केस लेते हैं। सोडियम में 11 प्रोटॉन होते हैं, 11 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर आप इनका करें तो देखिए सोडियम होता है 281, क्योंकि के में 2 इलेक्ट्रॉन्स, 8 8 18 ऐसे फिल्ड करते हैं हम। तो आखिरी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1। तो मेनली सोडियम को अगर फ्री स्टेट में जाना है, फ्री स्टेट यानी वो किसी के साथ कंबाइन ना हो, तो वो क्या करेगा, फ्री स्टेट में जाने के लिए उसको ऑक्टेट रूल फॉलो करना पड़ेगा। क्योंकि ऑक्टेट रूल क्या कहता है कि वही एलिमेंट फ्री स्टेट में होंगे जिनके आखिरी शेल के इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो कंप्लीटली फिल्ड होंगे। तो यहाँ पे देखिए सोडियम जो होता है उसको आखिरी शेल में कंप्लीट इलेक्ट्रॉन्स फिल करने हैं, तो उसको 8 इलेक्ट्रॉन्स फिल करने हैं। तो उसके पास कितना है, सिर्फ 1। तो होगा क्या, इसको 7 इलेक्ट्रॉन चाहिए होंगे। पर दिक्कत ये होती है कि 7 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करना पार्टिकल्स के लिए थोड़ा मुश्किल होता है। ठीक है, इस चीज को आप 4th चैप्टर में, सॉरी 5th चैप्टर में जो है आप इसको ध्यान से पढ़ेंगे कि जो न्यूक्लियस के अंदर पावर्स होती हैं उनकी वजह से जो होता है ये थोड़ा सा गेन करने के लिए जो होता है हमारा साइज छोटा होता है, जिसके कारण इतने इलेक्ट्रॉन्स फिल नहीं हो सकते। तो आप 5th चैप्टर में पढ़ेंगे। अभी आप नॉर्मली ये समझ सकते हैं कि अगर इसको 8 इलेक्ट्रॉन्स करने हैं तो इसको 7 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए होंगे, पर इतनी इसके पास स्पेस नहीं होता कि ये 7 इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर सके। तो ये क्या करता है, 1 इलेक्ट्रॉन को लूज कर सकता है। अगर 1 इलेक्ट्रॉन ये किसी को दे दे तो आखिरी में कितने हो जाएंगे, 8। तो ये ऑक्टेट रूल को फॉलो कर लेगा, और ऑक्टेट रूल को फॉलो करेगा तो सोडियम जो होगा वो फ्री स्टेट में आएगा। तो होता क्या है कि जैसे ही वो 1 इलेक्ट्रॉन देता है तो सोडियम क्या बना लेता है, सोडियम आयंस। तो फर्स्ट चीज देखिए कि हम आयंस बना सकते हैं। आयंस क्या होते हैं, आपने पढ़ रखा होगा। आयंस जो होते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज पार्टिकल जो होते हैं उनको हम आयंस कह देते हैं। ठीक है, तो सोडियम जो होता है वो आयंस बना लेता है। ऐसे क्लोरीन की बात करें तो वो भी बना सकता है। देखिए क्लोरीन का अगर मैं लिखूं 17 नंबर पे आता है, तो इसको करेंगे तो 287। ठीक है, तो यहां देखिए इस केस में क्या होगा, अगर इसको ऑक्टेट रूल को फॉलो करना है तो इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन अगर आ जाए तो ये ऑक्टेट रूल को फॉलो कर लेगा। तो जब भी इलेक्ट्रॉन्स गेन करता है तो वहां पे कौन सा चार्ज आता है, नेगेटिव। तो ये हो जाएगा Cl माइनस। ठीक है, अगर आप चाहें तो इसको थोड़ा सा उसकी फॉर्म में भी लिख सकते हैं, रिएक्शंस की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। जैसे सिंपली देखिए सोडियम, ठीक है, सोडियम था और सोडियम में से 1 इलेक्ट्रॉन जब निकलेगा यानी प्रोडक्ट में निकलेगा, तो उसके पास क्या हो गया, सोडियम प्लस बचा। देखिए टोटल चार्ज देखिए यहाँ पे +1 चार्ज -1 चार्ज, टोटल चार्ज हो गया 0। इधर भी देखिए चार्ज इस पे कोई भी नहीं है तो ये भी चार्ज 0। ऐसे ही क्लोरीन के लिए लिखूं तो देखिए क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन गेन करा, तो इलेक्ट्रॉन जब गेन करेगा तो क्या बनाएगा, देखिए Cl माइनस। इधर देखिए टोटल चार्ज 1 माइनस का है, यहाँ पे चार्ज भी 1 माइनस का है। तो आप सिंपली अभी क्या याद रख सकते हैं नॉर्मली कि ऑक्टेट रूल क्या कहता है कि जिसके आखिरी शेल में इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीटली फिल्ड होंगे वो जो होगा वो हमारा फ्री स्टेट में पाया जाएगा। ठीक है, तो फ्री स्टेट में पाने के लिए क्या होता है कि जो 3 तरीके होते हैं जिससे कोई भी एलिमेंट्स या पार्टिकल जो होते हैं वो फ्री स्टेट में आ सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट होता है गेन इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन जो होता है अगर वो गेन कर ले तो उससे वो फ्री स्टेट में आ सकते हैं। सेकंड हमने पढ़ा लॉस, इलेक्ट्रॉन को लॉस करके भी जो होता है वो फ्री स्टेट में आ सकते हैं। या थर्ड अगर मैं बात करूं तो अगर वो गेन भी नहीं कर रहे, लॉस भी नहीं कर रहे, तो क्या कर सकते हैं, शेयर इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो यानी कि गेन करके, लॉस करके या शेयर करके इलेक्ट्रॉन्स को जो है वो ऑक्टेट रूल्स में ऑक्टेट रूल को फॉलो कर सकते हैं। और अगर वो ऑक्टेट रूल को फॉलो कर रहे हैं तो वो फ्री स्टेट में आ जाएंगे। अब देखिए समझाना क्या है इससे हमको कि अगर मान लीजिए हमारे पास एक कोई कंपाउंड है NaCl,
तो NaCl अगर हमारे पास कंपाउंड है और ये हमको फ्री स्टेट में पाया जाता है, यानी कि NaCl नमक हमको फ्री स्टेट में मिल जाएगा हमारे एनवायरनमेंट में, तो यानी NaCl का जो टोटल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा, जो टोटल इलेक्ट्रॉन्स होंगे आखिरी शेल के, वो कंप्लीटली फिल्ड होंगे। ठीक है, यही कहने का मतलब है ना कि फ्री स्टेट में कौन आएगा, जिसके आखिरी शेल के इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो कंप्लीटली फिल्ड होंगे, यानी 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। अगर हीलियम है तो 2 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। यही कह रहा है हमारा ऑक्टेट रूल। तो देखिए NaCl, Na एक पार्टिकल था और Cl एक पार्टिकल था, उन्होंने क्या करा, ऑक्टेट रूल को फॉलो करते करते उनके बीच में एक अट्रैक्शन फोर्स आ गया और जिसकी वजह से वो जो थे एक दूसरे के साथ अटैच हो गए। इसी को हम कहते हैं बॉन्ड। तो बॉन्ड कैसे फॉर्म हुआ, ऑक्टेट रूल को फॉलो करने के लिए जो एलिमेंट्स थे उन्होंने या तो इलेक्ट्रॉन्स गेन करे या फिर लॉस करे या फिर शेयर करे, और उन्हीं गेन लॉस और शेयर की वजह से क्या था, पार्टिकल्स के बीच में फोर्स आया और वो एक दूसरे से अट्रैक्ट हो गए। तो इसी फोर्सेस को हम पढ़ेंगे। 2 तरीके के हमारे बॉन्ड्स होते हैं। देखिए, फर्स्ट बॉन्ड होता है आयोनिक बॉन्ड और सेकंड होता है हमारा कोवेलेंट। ठीक है, तो आयोनिक पढ़ते हैं, जैसे आयोनिक का ये एग्जांपल है। तो आपको स्टेप बता देता हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना है, NaCl पार्टिकल जो जो है उनको अलग अलग लिख देना है, इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना है। आपको एटॉमिक नंबर याद होना चाहिए, इसका एटॉमिक नंबर 11, इसका एटॉमिक नंबर 17। ठीक है, फिर आपको सबसे पहला काम करना है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, जल्दी जल्दी कर देता हूँ मैं। तो ये हो गया 281, ये हो गया 287। नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, आपको यहाँ पे लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाना है, या सिंपली ऐसा कह सकते हो एक स्ट्रक्चर बनाना है। स्ट्रक्चर देखिए कैसे बनाना है, आपको जो भी एलिमेंट है उसका सिंबल लिखना है और आखिरी में जो इलेक्ट्रॉन्स है, आखिरी शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स है, जिनको हम क्या कहते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है, आखिरी शेल के इलेक्ट्रॉन्स को डॉट के द्वारा या क्रॉस के द्वारा जो है आपको रिप्रेजेंट करना है। ऐसे क्लोरीन के लिए करे तो इसके लिए भी कर सकते हो इस तरीके से। 7 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, देखिए आखिरी में 7 थे और इसके आखिरी में 1 थे। ठीक है, आखिरी वाले इलेक्ट्रॉन्स को डॉट से। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में देखिए सिंपली हमको हर किसी के 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे करने हैं। तो आप देखिए इलेक्ट्रॉन से सोडियम कब 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे करेगा, जब वो 1 इलेक्ट्रॉन्स दे दे। ठीक है, और क्लोरीन कब करेगा, जब वो 1 इलेक्ट्रॉन ले ले। तो होता क्या है कि सोडियम अपना इलेक्ट्रॉन किसको दे देता है, क्लोरीन को, क्योंकि क्लोरीन को चाहिए होता है, सोडियम को देना होता है। ठीक है, तो जब वो देगा तो देने की वजह से क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो सिंपल Na पॉजिटिव। ऐसे क्लोरीन लेगा तो उस पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव। ठीक है, अब देखिए पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज, तो इनके बीच में एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आ जाएगा जिसकी वजह से वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लेंगे। इलेक्ट्रिसिटी वाला फोर्स, यानी पॉजिटिव चार्ज का फोर्स, नेगेटिव चार्ज का फोर्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, और जब वो अट्रैक्ट करेंगे तो क्या बन जाएगा, देखिए एक सोडियम एक क्लोरीन, तो ये बन जाएगा Na। ठीक है, ये चीज आ गई। अब देखिए इसमें एक और चीज देख लीजिए, अगर मैं यहाँ पे एक दूसरा कंपाउंड बनाता हूँ मैग्नीशियम क्लोराइड। ठीक है, मैग्नीशियम क्लोराइड कैसे बनाए, तो आपने अभी तक जो सीखा था कि एक एलिमेंट उसकी वैलेंसी, दूसरा एलिमेंट उसकी वैलेंसी, क्रॉस मल्टीप्लाई। अब देखिए बॉन्ड के हिसाब से समझेंगे। तो एक चीज यहाँ पे देखिए नोट कर लेना कि ये देखो आयंस की वजह से बना है ना, पॉजिटिव नेगेटिव आयंस की वजह से, इसीलिए इसको क्या नाम दिया है, आयोनिक बॉन्ड। अब देखिए मैग्नीशियम क्लोराइड का बनाओ तो मैग्नीशियम 12 नंबर पे आ जाता है, क्लोरीन जो होता है वो 17। तो फिर से KLMn282 और KLMn287। ठीक है, आखिरी में 7, आखिरी में 2। तो हम क्या करेंगे, मैग्नीशियम लिखा और 2 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, क्लोरीन लिखा। ठीक है, कितने क्लोरीन है, देखिए 2 क्लोरीन है, तो एक और क्लोरीन बना देते हैं। अब देखिए मैग्नीशियम के पास 2 हैं, अगर उसको 8 करने हैं आखिरी में तो उसको 2 इलेक्ट्रॉन देने पड़ेंगे, और क्लोरीन को क्या करना पड़ेगा, लेना पड़ेगा। तो एक ही इलेक्ट्रॉन क्लोरीन ले सकता है, एक क्लोरीन, तो एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा यहाँ पे, और एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा। तो होगा क्या, नेक्स्ट स्टेप में देखिए एक मैग्नीशियम ने 2 इलेक्ट्रॉन्स दिए, तो 2 पॉजिटिव, 2 क्लोरीन थे और एक क्लोरीन ने कितने इलेक्ट्रॉन लिया, सिर्फ एक। ठीक है, देखिए फिर से जितने पार्टिकल्स होंगे वो आगे, और जो एक पार्टिकल्स पे जो चार्ज होगा वो उसके ऊपर। अब देखिए 2 + 4 2 - 4 दोनों अट्रैक्ट हो जाएंगे, तो क्या बनाएंगे, MgCl। कितने Cl है, 2। ठीक है, इस तरीके से जो है आप 2-4 और ट्राई करेंगे, जिसको मैं अभी लिख के आपको बता दूंगा।
नेक्स्ट देखिए कोवेलेंट के लिए जल्दी से, कोवेलेंट थोड़ा आसान है। कोवेलेंट बॉन्ड देखिए, आयनिक बॉन्ड कैसे बनता है? बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, या तो गेन या फिर लॉस दोनों हो रहे होंगे, तो ये क्या कौन सा बॉन्ड बनाएगा? आयनिक। और शेयरिंग वाला कौन सा बनाएगा? कोवेलेंट। कोवेलेंट बनता है शेयरिंग के कारण, ठीक है, और ये बनता है गेन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के कारण, ठीक है। ये चीज आ गई आपको समझ में। अब देखिए कोवेलेंट बॉन्ड बनाना सीखते हैं। जैसे एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं, Cl2, ठीक है। दो क्लोरीन एक दूसरे के साथ कैसे मिक्स होते हैं? फिर से हमको वही पहले दो स्टेप सेम करने हैं। आपको क्लोरीन लिखना है, Z की वैल्यू होती है 17 KLMN, ठीक है। थोड़ा जल्दी जल्दी लिख रहा हूं मैं, यहाँ पे 7 हो गया, आखिरी में 7 है, तो क्लोरीन लिखा। आसपास कितने इलेक्ट्रॉन्स दिखाने? 7, आखिरी के इलेक्ट्रॉन्स दिखाने होते हैं। फिर से देखिए दो क्लोरीन है ना, तो इसलिए मैंने यहाँ पे दूसरा क्लोरीन लिखा, और आखिरी में सबों के 7 इलेक्ट्रॉन्स। अब देखिए अगर ये क्लोरीन इसको दे दे अपना इलेक्ट्रॉन, तो इसके तो 8 हो जाएंगे, पर इसके हो जाएंगे 6। पर अगर ये इसको दे दे तो इसके भी 6 हो जाएंगे, फिर इसके 8 हो जाएंगे। तो ये दोनों एक दूसरे को गेन या लॉस की वजह से बॉन्ड नहीं बना सकते। तो कैसे बनाएंगे? शेयरिंग के कारण। शेयरिंग देखो कैसे करेंगे, इसको एक चाहिए तो ये क्या करेगा? ये इसका एक इलेक्ट्रॉन से ऐसे शेयर कर लेगा, और शेयरिंग हमेशा बराबर होती है, यानी ये अगर एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है तो ये भी एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। तो देखिए इस तरीके से, ठीक है। तो ये क्या बनाएगा? Cl2। तो ये शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसमें याद रखना, जो आपको सर्कल बनाना है, एक सर्कल जिसके लिए आप बना रहे हो, उस सर्कल के अंदर सिर्फ वो इलेक्ट्रॉन्स, मतलब वो एलिमेंट्स होना चाहिए, और उसके 8 इलेक्ट्रॉन्स दिखने चाहिए, ठीक है। एक और एग्जांपल देखिए, जैसे N2 बनाऊं, तो N2 के लिए देखिए नाइट्रोजन, Z की वैल्यू जो होती है वो होती है 7 KLMN करें, ठीक है। ये हो जाएगा 2 8, सॉरी 7 है तो 2 और 5 हो जाएगा। आखिरी में 5 है तो नाइट्रोजन लिखा, और आखिरी में हमने 5 इलेक्ट्रॉन्स दिखा दिए, यहाँ नाइट्रोजन लिखा, और इसके भी आखिरी में कितने इलेक्ट्रॉन दिखा दिए? 5। अगर ये अपने 3 इलेक्ट्रॉन्स इसको दे दे तो इसके तो 8 हो जाएंगे, पर इसके हो जाएंगे 2। तो ऐसे तो हो नहीं सकता, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स दोनों के 8-8 हो जाने चाहिए, तो 8 तो हो नहीं रहे। तो ये क्या करेगा? शेयर करेगा। इसको कितना शेयर करना है? 3 चाहिए, तो 3 चाहिए, तो देखिए क्या करेगा? इसके 3 इलेक्ट्रॉन्स शेयर। देखिए सर्कल के अंदर सिर्फ वो एलिमेंट और उसके 8 इलेक्ट्रॉन्स। ऐसे देखिए इसके लिए बनाओ तो, ठीक है, इस तरीके से आप बना सकते हैं। और भी बहुत सारे होते हैं जो आप ट्राई कर सकते हैं। एक एलिमेंट देखिए, जो मैं S8 के लिए आपको बताऊं, सिंपल, ठीक है। तो S8 के लिए देखिए सिंपल, सल्फर, Z की वैल्यू होती है 16 KLMN, ठीक है। 8 सल्फर एक साथ, तो 286, आखिरी में 6, तो यहां लिखेंगे सल्फर, और इसके बनाएंगे कितने? ठीक है, एक सल्फर के 6, ठीक है। एक बार मैं जल्दी से बना देता हूं। तो देखिए मैंने आपके लिए यहाँ पे बना दिया है। सिंपल सा आपको क्या है ध्यान रखना है कि सल्फर के 6 पहले से ही हैं, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो साइक्लिक बनता है, तो एक इलेक्ट्रॉन साथ वाले से ले लेता है, एक इलेक्ट्रॉन इधर से ले लेता है, तो एक एक इलेक्ट्रॉन। देखो सर्कल थोड़ा सा ध्यान रखना, सर्कल के अंदर सिर्फ वो एलिमेंट्स और उसके 8 इलेक्ट्रॉन्स दिखने चाहिए, और दूसरे एलिमेंट को इंक्लूड नहीं करना है। तो अगर मैंने इस सल्फर के लिए जो बनाया है, तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, और इसका एलिमेंट, ठीक है। ये चीज आपको अगर ध्यान रखोगे तो कोई भी गलती नहीं होगी आपसे, ठीक है। इस तरीके से मैंने इसको बना दिया। देखिए ये अगर आएगा तो इसको कहते हैं इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। तो ये बहुत बार क्वेश्चन आ रखा है, एसिड का स्ट्रक्चर बनाओ, तो अगर इलेक्ट्रॉन डॉट आए तो ऐसे बनाना है, और सिंपल स्ट्रक्चर आए तो ऐसे बनाना है, ठीक है। इसको बॉन्ड लाइक स्ट्रक्चर भी कह देते हैं, तो इसको ऐसे बनाना है आपको, ठीक है। डब्लू की तरह दिखता है ये। नेक्स्ट देखिए एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे कुछ दे रखे हैं जो कि आपको खुद से ट्राई करना है। जैसे कि आयनिक बॉन्ड के लिए Na2O, ठीक है, जिसको हम सोडियम ऑक्साइड कहते हैं। ऐसे देखो मैग्नीशियम ऑक्साइड या हमारा पोटेशियम क्लोराइड, ठीक है। कोवलेंट के लिए अगर मैं बताऊं तो O2 का बना सकते हो, H2 का बना सकते हो, CH4 का बना सकते हो, CCl4 का बना सकते हो, ठीक है। ऐसे करके बहुत सारे कंपाउंड्स होते हैं जिनका आप एक बार ट्राई कर सकते हो, या H2O का भी बना सकते हो आप, कोवलेंट होता है वो भी, ठीक है। तो आपने बॉन्डिंग सिंपल सा समझी कि जिसके अंदर आयंस की वजह से जो अट्रैक्शन फोर्स आ रहा है उसको हम आयनिक बॉन्ड कहते हैं। स्टेप आपको याद रखना है, सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, फिर बॉन्ड ऐसे दिखाना है सिंपल स्ट्रक्चर, फिर इसके बाद जो लॉस करेगा गेन करेगा उसके आयंस बना के, और ये 4-5 स्टेप्स में ये कंप्लीट होता है। ऐसे इसको भी करना है आपको। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, बाय।